कई बार कुछ ऐसे केसेस, कुछ ऐसी स्टोरीज निकलकर सामने आती हैं जिनके ऊपर विश्वास करना लगभग नामुमकिन जैसा ही होता है। जी हाँ, हम विश्वास ही नहीं कर पाते कि ऐसा कुछ भी कभी हो सकता है। बट हाँ, वो सच था। सच ये भी है कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं यार, तो वो जरूर कर दें और साथ ही कमेंट्स में पिक में भी लिख दें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें, ये बहुत ज्यादा जरूरी काम है। और आज मैं आपको एक नहीं बल्कि दो स्टोरीज एक साथ इस वीडियो में दिखाने वाला हूं जिनको जानने के बाद आपका भी दिल दहल जाएगा। हमारे इस पहले केस को समझने के लिए हमें अमेरिका के एलाबामा में बने हुए मैकन काउंटी में जाना पड़ेगा और समय था सन 1932 का, जब इसी इलाके में, एक बहुत छोटे से इलाके में, चार्ली नाम का एक आदमी रहा करता था जिसकी उम्र तकरीबन 32 साल की हो चुकी थी। असल में मैकन काउंटी उस टाइम पर वो जगह हुआ करती थी जहां पर मेनली 80% से भी ज्यादा अफ्रीकन अमेरिकन लोग रहा करते थे। मतलब कि अफ्रीका से उठकर आए हुए अमेरिका में लोग वो यहाँ पर रहा करते थे। अब आपको भी पता है कि ये वो टाइम था जब अमेरिका के अंदर काले गोरे का भेद बहुत ज्यादा चरम सीमा के ऊपर था। वहां पर मौजूद लोकल लोग हमेशा से ही काले लोगों से अपनी दूरी बनाकर रखते आए थे। कई बार तो लोग मोहल्लों के बीच में लाइन खींच दिया करते थे कि काले लोग इस साइड नहीं आएंगे और गोरे लोग उस साइड नहीं जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा नफरत उस टाइम पर इन लोगों के बीच में बनी हुई थी, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गलत बात थी। खैर, इसी जगह पर चार्ली के अलावा भी उस टाइम पर सैकड़ों लोग बसे हुए थे जो कि अपनी दिन दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रहे थे। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि उनको दिन की $1 आज के टाइम पर 80 रुपए भी उस टाइम पर नहीं मिलते थे? पूरा दिन काम करवाने के बाद भी लिटरली उनका जो घर थे, जो आप अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, बिल्कुल यहां पर सूखी पत्तों से बनी हुई झोपड़ियां, छोटे मोटे लकड़ियों से बनी हुई झोपड़ियां, अंदर कोई फर्नीचर नहीं, कोई गद्दे नहीं, कोई किचन बाथरूम वगैरह कुछ भी नहीं। बस ऐसे ही इनको एक छत दे दी गई थी। दी तो क्या थी, इन्होंने खुद बनाई थी। और इन्हीं छतों के नीचे, मतलब कि इन्हीं झोपड़ियों के अंदर ये चार्ली जैसे अफ्रीकन अमेरिकन लोग उस टाइम पर रहा करते थे। खैर, यहां पर जैसे तैसे जिंदगी चल रही थी, तब यहां सरकार की तरफ से एक आदमी इसी मैकन काउंटी में इन्हीं अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के बीच में आया और उसने सभी को इकट्ठा करके बीच में बुलाया और कहा कि कुछ ही दिनों में सरकार की तरफ से कुछ डॉक्टर्स यहां पर आने वाले हैं और आप सभी का वो इलाज करेंगे, आप सभी की टेस्टिंग करेंगे। अब जैसी ये बात चार्ली और ऐसे सैकड़ों लोगों ने सुनी तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। अब क्यों एक्साइटेड हुए थे, उसका भी रीजन आपको कुछ ही मिनटों में पता लगने वाला है। अब जैसे ही ये बात उन लोगों ने सुनी तो उनको सबसे पहले तो ये मजाक लगा, क्योंकि उनको अमेरिका की गवर्नमेंट के ऊपर कोई विश्वास ही नहीं था उस टाइम पर कि ऐसा कुछ भी वो उनके लिए कभी करेंगे, क्योंकि वो उनसे बहुत ज्यादा नफरत किया करते थे। वहां के लोग बहुत ज्यादा उनसे जलते थे, तो यहां पर उन्होंने विश्वास ही नहीं किया। लेकिन कुछ दिन जैसे ही बीते, तब यहां कुछ डॉक्टर्स अपना पूरा तामझाम लेकर एक अच्छा सा कॉम्पैक्ट रूम लेकर आए, जो उन्होंने वहीं पर सेटअप कर लिया और उस रूम के अंदर टेबल कुर्सियां वगैरह लगाकर अंदर बैठ चुके थे। और जैसे ही मैकन काउंटी में रहने वाले चार्ली और ऐसे लोगों ने जब देखा कि यहाँ डॉक्टर्स पहुंच चुके हैं, तो उनको विश्वास हो गया कि हाँ, ये लोग कुछ तो उनके साथ करने वाले हैं। तब यहाँ पर उन डॉक्टर्स ने सारे के सारे लोगों को, जो यहाँ लोकल रहा करते थे, उन सभी को इकट्ठा किया और कहा कि हम तुम्हारा सभी का ही ब्लड टेस्ट करने वाले हैं। और जैसे ये बात सुनी, सभी बहुत ज्यादा खुश हो गए कि क्या पता हमारे अंदर कोई बीमारी हो तो हमें पता लग जाएगी, डॉक्टर्स हमें बता देंगे। सभी ने खुशी अपना हाथ डॉक्टर्स के सामने कर दिया और डॉक्टर्स ने सुई लगाकर उन सभी के हाथों में से ब्लड निकाल भी लिया। अब यहाँ 2 दिन बीत चुके थे इन बातों को। 2 दिन बाद वो डॉक्टर फिर से अपना तामझाम वापस लेकर आए और पर्टिकुलरली कुछ लोगों को, इस गांव के कुछ लोगों को नाम से, जिनका नाम भी उस टाइम पर लिखा गया था जब उन्होंने ब्लड डोनेट किया था, तब यहाँ उन लोगों को इस चौराहे पर वापस बुलाया और कहा कि बाकी सब तो इस गांव में रहने वाले लोग ठीक हैं, लेकिन जिनको हमने बुलाया है, जिसके अंदर चार्ली भी शामिल था, तो यहां पर उनको कहा गया कि तुम्हारे अंदर बैड ब्लड है। अब बैड ब्लड, जब उन लोगों ने पूछा कि क्या होता है बैड ब्लड, तो यहां पर डॉक्टर्स ने बताने से मना कर दिया। वो क्लियरली नहीं बता पा रहे थे कि आखिर बैड ब्लड क्यों है और कैसा होता है। खैर, यहां पर जैसे ये चीज उन लोगों ने सुनी तो वो बहुत ज्यादा डर गए। वो डॉक्टर से पूछने लगे कि आखिर इससे क्या होगा, कहीं हम बीमार तो नहीं पड़ जाएंगे, ये कुछ घातक तो नहीं है। तब यहाँ डॉक्टर्स ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम टेंशन मत लो, जो बीमारी तुम्हारे अंदर लगी है उसका इलाज है और अमेरिका की सरकार तुमको फ्री में वो इलाज करवा कर देगी। जैसे ये चीज उन लोगों ने सुनी तो उनको कुछ खास मजा नहीं आया सुनकर कि हमें कहीं और अपना इलाज करवाने जाना पड़ेगा, हमारा पैसा खर्च होगा, हम तो जैसे रह रहे हैं वैसे ही ठीक है। तब यहाँ डॉक्टर्स ने कहा कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, कोई भी, तुम्हारा सारा का सारा खर्चा अमेरिकी सरकार भुगतेगी, तुमको यहाँ से उठाकर लेकर जाएगी गाड़ी में और गाड़ी में खाना खिलाएगी, वहां तुम्हें अच्छे से रहने के लिए जगह देगी, तुम्हारा इलाज चलेगा, तुम्हें दवाइयां देगी वो भी फ्री में, वापिस तुमको गाँव में लेकर आएगी गाड़ी में बिठा के, तब भी बीच में खाना दिया जाएगा, गर्मा गर्म खाना मिलेगा और तुमको वापिस छोड़कर चले जाएंगे।
जैसी ये चीज उन लोगों ने सुनी तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। उन्होंने सभी ने इलाज करवाने के लिए हाँ कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको अच्छा खाना मिलने वाला था, अच्छा यहाँ पर उनका लाइफस्टाइल होने वाला था, चाहे कुछ टाइम के लिए ही हो, कुछ दिनों के लिए ही हो, उनको अच्छा फील होने वाला था। तो सभी के सभी लोगों ने हाँ कर दिया कि हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा इलाज अगर सरकार करवा रही है तो हम जरूर करवाएंगे। इसके साथ ही उन डॉक्टर्स ने इन सभी लोगों से, जो सामने पेशेंट्स खड़े थे, इन सभी से एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन करवा लिए, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि अगर इस इलाज के दौरान किसी भी पेशेंट की मौत हो जाती है तो उस पेशेंट को अपनी बॉडी दान में देनी पड़ेगी सरकार को, और इसके बदले सरकार उस मरने वाले के परिवार को $50 देगी मुआवजे के तौर पर। सोच कर देखिए, $50 आज के टाइम में भी सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपए ही होते हैं, तो 4,000 रुपए में वो उस टाइम पर क्या ही कर लेते। खैर, $50 उन लोगों को उस टाइम पर मिलने वाले थे, और सोच कर देखिए इस चीज के लालच में आकर इन सभी लोगों ने अपना इलाज करवाने के लिए हाँ भी कर दिया। जल्दी ही इस इलाज को भी डॉक्टर्स द्वारा शुरू कर दिया गया। गाड़ी आती वहां पर और इन सभी को बैठाकर अपने अलग अलग गाड़ियों के अंदर यहां से पेशेंट्स ट्रांसफर किए जाने लगे। तकरीबन 400 के आसपास ऐसे लोग थे जिनका इलाज अब सरकार करवा रही थी, उनको दूसरे हॉस्पिटल्स में लेकर जाया जाता। वहां डॉक्टर्स उनके शरीर से काफी सारा खून निकालते, अंदर डालते, काफी सारी दवाइयां उनके शरीर में डाल रहे थे, उनकी रीढ़ की हड्डी में खास तौर पर काफी सारे इंजेक्शंस लगाए जा रहे थे। लेकिन इन सभी से उन लोगों को कोई फर्क नहीं था, उनको जस्ट खाना दिख रहा था कि हाँ उनको अच्छा खाना तो दिया जाता है, कम से कम वहाँ घर रहते हैं तो हमको कुछ खाना भी नहीं मिलता, यहाँ कम से कम खाना तो मिल रहा है, साथ ही यहाँ हमको 1-2 दिन वो रखते भी हैं, अच्छी जगह रहने के लिए भी देते हैं। वो अपना इलाज करवाते, डॉक्टर से वापस अपने गाँव आ जाते, कुछ दिनों बाद फिर से गाड़ी आती, सभी को उठा के वापस हॉस्पिटल्स में लेकर जाती और फिर से उनके शरीर के अंदर वही दवाइयाँ डाली जाती, कुछ निकाला जाता और वापस उनको खाना पीना खिलाकर वापस गाँव भेज दिया जाता। तकरीबन 1 साल से ये सब कुछ चल रहा था। काफी बार लड़कों को यहाँ से उठाया गया, हॉस्पिटल से लेकर आया गया, वापस उनको गांव छोड़ दिया गया, और अभी तक बहुत सारे लड़कों के अंदर 400 लोग थे और इनमें से काफी सारे लोगों के अंदर शरीर में बहुत सारे रैशेस पड़ चुके थे, दाने वगैरह हो चुके थे उनके शरीर पे, उनके बाल झड़ने लगे थे और दर्द तो उनके पूरे के पूरे शरीर में 24 घंटे रहने लगा। लेकिन सोच कर देखिए, अभी तक भी इनमें से किसी को समझ नहीं आया था कि आखिर उनके साथ क्या किया जा रहा है। उन सभी को अभी भी खाने का लालच था, वो दिन रात बस ये वेट करते रहते कि कब वो गाड़ी आएगी, हमको उठाकर लेकर जाएगी, हमारा इलाज करेगी और हमें अच्छा खाना मिलेगा। सन 1941 का टाइम आ चुका था, तकरीबन अभी तक 9 साल बीत चुके थे इस प्रोग्राम को चलते हुए, ये अभी भी चल रहा था। लड़कों के अंदर अभी भी वो बैड ब्लड का इलाज उनका किया जा रहा था। लेकिन 1941 का टाइम वो था जब अमेरिका फाइनली ऑफिशियल तौर पर वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर एंटर हो चुका था, और इन सभी लड़कों ने भी, जो मैकन काउंटी में रहा करते थे, इन सभी ने भी सोचा कि क्यों ना वो भी मिलिट्री ज्वाइन करें और अपने देश की रक्षा करें। लेकिन यहाँ पर जैसे ही इन सभी ने मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए फॉर्म वगैरह फिल किया तो इन सभी के सभी फॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया गया, ये कहकर कि जो भी लड़के उस प्रोग्राम में शामिल थे जिसका इलाज सरकार करवा रही है, वो लड़के मिलिट्री के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि इनका इलाज सिर्फ यही डॉक्टर्स कर सकते हैं जो कि अभी तक करते आ रहे हैं। बाहर के डॉक्टर या फिर मिलिट्री डॉक्टर तुमको नहीं हैंडल कर पाएंगे। जैसे ये चीज इन लड़कों ने सुनी, इनको बहुत ज्यादा दुख भी हुआ, चार्ली को भी बहुत ज्यादा दुख हुआ। वो सच में अपने देश के लिए जाना चाहता था मिलिट्री के अंदर, लेकिन उसको नहीं जाने दिया। खैर, यहाँ पर फिर से वो गाड़ियां आती, उनको उठाकर लेकर जाती हॉस्पिटल्स में और उनके शरीर के अंदर वही इंजेक्शंस वगैरह लगाए जाते। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि तकरीबन 300 के आसपास लोग तो उस टाइम पर गूंगे, बहरे, पैरालाइज हो चुके थे, और इनमें से काफी सारे तो मर भी चुके थे इस चीज से। लेकिन उन्होंने कभी ये चीज नोटिस ही नहीं करी कि आखिर ये सब उनके साथ क्यों हो रहा है। उनको बस अच्छा खाना, अच्छा रहना दिखाई दे रहा था। तकरीबन 40 सालों का समय बीत चुका था। समय आया सन 1973 का, 1973 का, जब यहाँ चार्ली की उम्र भी अब तक काफी हो चुकी थी। जब यहाँ पर काफी सारे लोग जो कि मैकन काउंटी में रहा करते थे, इनमें से बहुत सारे लोग जो कि उस प्रोग्राम में ज्वाइन हुए थे, उनमें से ज्यादातर लोगों की तो जान जा चुकी थी, लेकिन चार्ली अभी भी जिंदा था और भी काफी सारे लोग जिंदा थे। और जब 1973 के एक दिन वो सुबह सुबह उठे, उन्होंने अपने घर में मौजूद अखबार वगैरह उठाया और वो पढ़ने लगे कि मैकन काउंटी के अंदर मौजूद लोग जो रहते हैं वहां पर, उनके शरीर में सरकार को सिफिलिस पाया गया था तकरीबन 40 सालों पहले। लेकिन सरकार ने उसको ट्रीट करने की बजाय इन सभी लोगों को डेमो बनाकर रख दिया, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि आखिर इन लोगों को इतने लंबे टाइम तक ट्रीट ना किया जाए तो आखिर इनके शरीर के साथ क्या होगा। जी हां, आप खुद सोचकर देखिए यहां पर क्या हुआ था। अमेरिकी सरकार पहले से ही तकरीबन 40 सालों पहले यानी कि 1930s में ये प्लान बना रही थी और इस चीज के ऊपर टेस्टिंग कर रही थी कि आखिर सिफिलिस नाम की बीमारी, जो कि बहुत ज्यादा जानलेवा है, 3 स्टेजेस में आकर वो किसी भी व्यक्ति की जान ले लेती है। तो यहां पर सरकार का प्लान था कि आखिर किसी व्यक्ति को जो कि सिफिलिस से पीड़ित है, अगर हम उसको इलाज ना दे तो आखिर उसके शरीर के साथ क्या होगा, वो कब तक जिंदा रह पाएगा। और जब सरकार को कहीं और उनके सैंपल्स या फिर एक्सपेरिमेंट करने के लिए लोग नहीं मिले तो वो सीधा मैकन काउंटी में आए। उन्होंने यहाँ पर रैंडम लोगों को सिलेक्ट किया, उनका ब्लड टेस्ट लिया और उनके जब ब्लड के अंदर वो सिफिलिस पाया गया तो उनको चूज कर लिया
गया कि हाँ तुम्हारे ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। सोच कर देखिए आप, सरकार यहाँ पर उनको उठाकर लेकर जाती हॉस्पिटल्स के अंदर, अलग अलग डॉक्टर्स को जो कि हॉस्पिटल में उस टाइम पर काम कर रहे थे उनको इस सीक्रेट मिशन का हिस्सा बनाया गया। उनको कहा गया कि तुमको जस्ट नाटक करना है इन लोगों के सामने कि वो बहुत ज्यादा बीमार है और वो जल्दी ही मरने भी वाले हैं, बहुत ज्यादा डेडली बीमारी से पीड़ित हैं। बैड ब्लड तुम उनको बोलना और जस्ट इनके ऊपर नजर बनाकर रखना कि आखिर इनके साथ क्या होता है। और तब क्या होगा जब मैं आपको कहूं कि 1940s के अंदर ही दुनिया में सिफिलिस की दवाई आ चुकी थी। सिफिलिस के तोड़ यानी कि क्योर उसका ढूंढ लिया गया था, जिसे आज हम पेनिसिलिन के नाम से जानते हैं। अगर ये दवाई किसी भी सिफिलिस के पेशेंट को दे दी जाए तो उसके शरीर से सिफिलिस खत्म हो जाता है। लेकिन 1973 तक भी चार्ली और ऐसे ही बहुत सारे लोगों को ये दवाई कभी दी ही नहीं गई। इनका लंबा इलाज चलता रहा, लंबे लंबे एक्सपेरिमेंट्स इन लोगों के ऊपर किए गए अमेरिकी सरकार द्वारा, जिनके अंदर बहुत सारे लोगों की जान तक चली गई। साथ ही उनको मिलिट्री वगैरह में इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि अगर वो लोग मिलिट्री में जाते और वहां पर जब जाकर मिलिट्री में उनका डॉक्टर्स मेडिकल चेकअप वगैरह करते तो उनको पता लग जाता कि इन लोगों को तो सिफिलिस है और वो उनको दवाई वगैरह दे देते, उनको बता देते कि तुम सिफिलिस से पीड़ित हो। उनके दिमाग से बैड ब्लड वाला कॉन्सेप्ट ही हट जाता, उनको असल सच्चाई पता लग जाती। चार्ली ने जब इस अखबार को पढ़ा और अपने बारे में वो न्यूज पढ़ी कि उनके और उनके जैसे बहुत सारे लोगों के साथ ये सब कुछ उस टाइम पर सरकार ने किया है, तो वो बहुत ज्यादा ठगा सा महसूस करने लगा अपने आप को। उस टाइम पर उसकी उम्र 66 साल की हो चुकी थी। तब यहाँ पर उसने एक वकील को हायर किया और वकील के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ ये केस दायर किया कि उनके साथ खिलवाड़ किया गया, उनकी जान ली गई है, बहुत सारे लोग इसके अंदर मर चुके हैं। अभी जो उस टाइम पर स्टार्ट किया गया था 400 से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने शामिल किए थे, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ सोच कर देखिए आप 73 लोग ही बचे हैं। 73 में से एक वो है और 72 लोग और हैं। और इन सभी लोगों को चार्ली ने इकट्ठा किया, सरकार के खिलाफ केस डलवाया और इसी केस के बाद सभी को $38,000 यानी कि $38,000 की कंपनसेशन यानी कि मुआवजा सभी को दिया गया। $38,000 में मेरे ख्याल से किसी की जान तो वापस आ नहीं सकती। अगर चाहती सरकार तो उस टाइम पर इन सभी को दवाइयां देकर उनका इलाज कर सकती थी। 1940s में ही उस टाइम पर दवाई आ गई थी, तो सरकार ने क्यों नहीं दी? तब यहां पर सरकार ने क्यों वेट किया कि वो देखते हैं अगर इनको दवाई ना दी जाए तो इनके साथ आखिर क्या होता है। सोच कर देखिए आप, अमेरिकी सरकार उस टाइम पर कौन सा माल फूंक कर बैठी हुई थी, मुझे तो समझ नहीं आया अभी तक। शायद ये कोई बहुत महंगा था। इस दूसरी कहानी को समझने के लिए भी हमें अमेरिका के टेक्सास में जाना पड़ेगा और दिन था 11 मार्च 1989 यानी कि 11 मार्च 1989 का। और यहीं पर रहा करते थे चार दोस्त एक ही कमरे के अंदर। वो यहाँ पर रहते हुए नौकरी वगैरह कर रहे थे, सुबह से शाम तक नौकरी करते, रात को घर पर आते यानी किसी कमरे में आते, खा पी कर आराम से सो जाते और अगले दिन फिर से उनका वही रूटीन शुरू हो जाता। लेकिन 11 मार्च 1989 की सुबह सुबह इनकी छुट्टी थी, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना वो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। और तकरीबन 9 घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद ये टेक्सास के ही साउथ में पड़ने वाले साउथ पेड्रे आइलैंड के ऊपर अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुके थे। गाड़ी से सभी बाहर निकले, बाहर का मौसम देखा, बहुत बढ़िया था, तो इनका पार्टी करने का मन हो गया। पहली रात बहुत अच्छे से बीती, सभी ने बहुत ज्यादा दारू वारू पी, माल वगैरह पिया, सब सेट हो चुके थे। सेट होकर वो सारे सो गए। सुबह उठे, 12 तारीख की सुबह हो चुकी थी और 12 तारीख को उठते ही उन्होंने सोचा कि कल की रात तो हमने चलो बहुत ज्यादा माल वाल पी लिया, सही दिन भी निकल गया, लेकिन आज क्या करें। तो उन्होंने सोचा कि क्यों हम यहीं के लोकल बार्स वगैरह में जाते हैं और शाम होते होते हम यहाँ से निकल जाएंगे और सीधा मैक्सिको की तरफ निकलेंगे, क्योंकि उनमें से एक को पता था कि मैक्सिको के जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर बहुत सारी रेव पार्टीज होती हैं, इलीगल पार्टीज होती हैं और उसके अंदर बहुत मजा आता है। सभी यंग जनरेशन के लड़के लड़कियां वहां पर जाते हैं, सारी रात नशे पते फूकते हैं और सुबह होते होते अपने घर चले जाते हैं। तो चारों को यह आइडिया बहुत पसंद आया कि हाँ ठीक है यही करेंगे। दोपहर तक सभी ने एंजॉय किया, शाम होते होते वो गाड़ी में बैठ चुके थे। इन्होंने घंटों तक ड्राइव करी और रात होते होते ये रियो ग्रांडे नदी के किनारे पर पहुंच चुके थे, जिसके ऊपर वो पुल बना हुआ है जो कि अमेरिका को मैक्सिको से जोड़ता है। और ये वो पुल है जिसको पैदल ही लोग पार करते हैं इधर उधर आने जाने के लिए, और इसके ऊपर कोई पाबंदी भी नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि इसके ऊपर से आने जाने वाले लोग सिर्फ पार्टीज करने के लिए ही इधर उधर आते हैं। इनका कोई मकसद नहीं होता किसी और देश के अंदर झांकने का। तो इन चारों ने अपनी गाड़ी को पार्क किया, वो उस ब्रिज के ऊपर पहुंचे जो कि अब पैदल चलकर इनको पार करना था। उस ब्रिज को पार किया और आ गया, वो पार्टीज वगैरह चली रही थी। वो एक एक करके सभी पार्टीज के अंदर जाने लगे और बहुत मजा आ रहा था उनको। सभी ने वहां पर अलग अलग तरह के नशे पते फूके, बहुत सारा माल पिया और अब सब सारे सेट होकर वापस अपनी गाड़ी में आए। वापस वहीं पर उन्होंने एक लोकल जगह पर ही एक कमरा ले लिया था, उस कमरे में गए, चारों आराम से कमरे के अंदर पड़ गए। पड़ते ही उनको नींद आ चुकी थी और अब सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही यानी कि 13 तारीख की सुबह हो चुकी थी। 13 तारीख को इन्होंने सोचा कि आज क्या करें, आज तो उनके पास कोई और जगह भी नहीं है। लेकिन बाकी के जो 3 लोग थे उन्होंने डिस्कस किया कि यार
कल रात को तो बहुत ज्यादा मजा आया, इतना मजा तो हमें 11 तारीख की रात को भी नहीं आया था जितना मजा हमने कल किया है, तो क्यों ना हम आज और यहीं रुकते हैं और आज रात को फिर से हम उसी मैक्सिको वाली पार्टी के अंदर जाएंगे और वहां पर फिर से एंजॉय करेंगे, सुबह होते होते वापस आ जाएंगे और गाड़ी उठाकर अपने टेक्सास के लिए जो अंदर उनका जो मेन रूम था जहां पर वो रहा करते थे वहां के लिए निकल पड़ेंगे। उससे अगले दिन उनको नौकरी भी ज्वाइन करनी थी। रात होते होते लड़के फिर से वहीं उसी पार्टी में जाने के लिए उसी वो ब्रिज के ऊपर गए, ब्रिज पार किया, पार्टीज एंजॉय करी और अब सुबह होने ही वाली थी। तकरीबन 4 बज चुके थे 14 तारीख के और सुबह सुबह होते ही इन सब ने अपना होश संभाला तो सोचा कि क्यों ना वापस अपने कमरे पर चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर गाड़ी उठाकर वापस अपने कमरे के लिए निकल पड़ेंगे। चारों जैसे ही निकले उस पार्टी से इकट्ठे निकल रहे थे, लेकिन आगे उस जो फुट ब्रिज था उसके ऊपर बहुत ज्यादा भीड़ थी, इसलिए दो का जोड़ा हो गया, 2 आगे चले गए 2 पीछे रह गए और इतनी ज्यादा भीड़ यहां पर हो चुकी थी कि पीछे वाले दोनों लड़के आगे वालों को नहीं देख पा रहे थे और आगे वाले पीछे वालों को नहीं देख पा रहे थे। लेकिन उनको पता था कि आना तो सभी को एक ही जगह पर है, जैसे तैसे वहां पहुंच जाएंगे, कोई बच्चे थोड़ी ना है जो गुम हो जाएंगे। तब यहां आगे वाले जोड़े ने तो जैसे तैसे उस ब्रिज को पार कर लिया, वो तो यूएस में पहुंच चुका था, लेकिन पीछे वाला जोड़ा जिसके अंदर बिल और मार्क नाम के वो दोनों लड़के शामिल थे, जैसे वो पार कर रहे थे तो उन दोनों ने साइड में ही खड़ी हुई एक लड़की को देखा जो कि नशे में काफी ज्यादा भंड लग रही थी। तब यहां पर मार्क को याद आया कि ये तो वही लड़की है जो कि रात को पार्टी में उसके साथ डांस कर रही थी। तो उसने बिल से कहा कि ठीक है यार तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं उस लड़की को बाय टाटा करके आता हूं, क्या पता आगे भी वो मिल जाए, शायद हो सकता है वो अपना एड्रेस वगैरह मुझे दे दे। तो यहाँ बिल ने कहा ठीक है तुमको जो करना हो करो। मार्क उस लड़की के पास गया, तब यहाँ बिल उसका वेट कर रहा था कि कब वो वापस आएगा। तो उसने सोचा कि वो जब तक वापस आए उससे पहले उसने सोचा कि मैं थोड़ा सा साइड में होके भीड़ से हट के थोड़ा हल्का हो आता हूं, क्योंकि उसको काफी ज्यादा प्रेशर लगा हुआ था। अब पी ही इतनी रखी थी, प्रेशर तो ऑब्वियसली लगना था। तो जैसे ही मार्क उस लड़की के पास गया, बिल साइड में आ गया, वो नीचे हल्का हो रहा था। जैसे ही वो हल्का होकर वापस आया तो उसने देखा कि जहां पर वो मार्क को उस लड़की के पास छोड़कर गया था वहां पर मार्क नहीं है, और ना सिर्फ मार्क बल्कि वो लड़की भी वहां पर नहीं खड़ी। ये दोनों अब कहां चले गए? बिल ने मार्क को ढूंढना शुरू कर दिया, इधर उधर देखा तो उसको लगा कि शायद हो सकता है दोनों की बातचीत खत्म हो गई हो या फिर दोनों की बात बन गई हो, दोनों एक साथ उस ब्रिज को क्रॉस करके आगे की तरफ निकल गए हो। तो बिल वहीं पर उस चीज को छोड़कर आगे की तरफ निकल गया और आगे भी जाकर देखा, लेकिन उसको आगे ना ही मार्क दिखा ना ही वो लड़की अभी तक दिख रही थी। लेकिन मार्क को ढूंढते ढूंढते बिल उस पॉइंट पर पहुंच चुका था गाड़ी के पास जहां पर उसके वो आगे वाले दोनों दोस्त खड़े थे। आगे वाले दोनों दोस्तों ने जैसे ही बिल को देखा उसको आवाज लगाई, है बिल यहाँ पर आ जाओ, हम यहाँ खड़े हैं। बिल उन दोनों के पास पहुंचा और उनसे पूछने लगा कि मार्क तुम्हारे पास आ गया क्या? तो उन दोनों ने मना किया कि नहीं मेरे पास तो नहीं आया। वो दोनों पूछने लग गए कि क्या वो तो तुम्हारे साथ नहीं था? तो यहाँ पर बिल ने बताया कि हाँ वो था तो मेरे साथ ही, लेकिन मैं थोड़ा सा हल्का होने के लिए नीचे गया था और तभी उसको एक लड़की दिख गई, वो लड़की के साथ बात करने लगा। जैसे ही मैं हल्का होकर आया वो दोनों ही गायब थे। तभी इन तीनों को लगा कि शायद हो सकता है वो थोड़े आगे चले गए हों घूमने फिरने, तो हम अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकलते हैं, आगे वो हमको मिल जाएंगे और जैसे मिलेंगे हम मार्क को अपनी गाड़ी में बिठा लेंगे और आगे यहाँ से निकल जाएंगे। इन तीनों को ये आइडिया अच्छा लगा। ये तीनों गाड़ी में बैठे, गाड़ी को बाहर निकाला, आगे की तरफ गए, लेकिन आगे भी उनको मार्क कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तब उनको लगा कि शायद हो सकता है मार्क अपनी उस लड़की को लेकर अपने रूम पर चला गया हो, जहां पर हमने कमरा लिया हुआ है होटल के अंदर, उसी होटल में कहीं उन्होंने कमरा ले लिया होगा और वो अच्छे से रात को गुजारने वाले होंगे। तो इन तीनों का माइंड देखिए नशे में कैसे कैसे चला रहे हैं, अपने आप से ही बातें बनाए जा रहे हैं कि शायद ये हो गया होगा, ये हो गया होगा। इन्होंने उस टाइम पर मार्क को ढूंढने की कुछ खास कोशिशें ही नहीं करी। तीनों के तीनों अपने होटल पहुंच चुके थे। इन्होंने होटल वालों से पूछा भी नहीं कि क्या मार्क नाम के लड़के ने कोई यहाँ पर कमरा लिया है या नहीं लिया, कोई लड़की उसके साथ आई है या नहीं आई। तीनों जस्ट अपने कमरे में गए, वहां कमरे में भी मार्क नहीं था, उसकी वेट भी नहीं करी, तीनों वहां जाकर सो गए और जस्ट कई घंटे अब बीत चुके थे। जब वो 14 तारीख की दोपहर को होते होते वो उठे तब उनको एहसास हुआ कि नहीं मार्क उनके साथ नहीं है, क्योंकि अब तक तो उसको उनके पास आ जाना चाहिए था, अब शायद उनको मार्क ढूंढना चाहिए। वो सीधा पुलिस वालों के पास गए, पुलिस वालों को जाकर रिपोर्ट लिखवाई कि ऐसे ऐसे उनका दोस्त हमारे साथ घूमने आया था लेकिन वो अभी तक नहीं आया है वापस कमरे पर, वो शायद गुम हो चुका है। लेकिन अब आप सोच कर देखिए, पुलिस वाले यहाँ पर खुद माल पीकर सेट हो चुके थे। उनको खुद लग रहा था कि नहीं हम इस तरीके से रिपोर्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी लड़के लड़कियां यहाँ पर आते हैं वो सारे माल पीने के लिए ही आते हैं, वो सारे नशे पत्ते फूकने के लिए आते हैं। कोई भी यहाँ पर गुम होता है तो 24 घंटे बाद वो अपने आप प्रकट हो जाता है। जब उनका नशा उतरता है तब वो अपने आप आ जाते हैं अपने घर के ऊपर। तो आप 24 घंटे तक का इंतजार करिए, मतलब कि कल तक का इंतजार करिए, कल आप आइएगा हमारे पास। अगर कल तक मार्क नहीं आया तो हम उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। दिन बीतते जा रहे थे, तीनों यहाँ पर और ज्यादा वेट कर नहीं सकते थे। अगला दिन आया, उससे अगला दिन आया, उससे अगला दिन आया। तीनों ने मिलकर पुलिस वालों के साथ मार्क को हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन मार्क उनको कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अब 3 हफ्तों में बदल चुके थे। तीनों यहाँ पर इसी चीज को यहीं छोड़कर रिपोर्ट लिखवाकर मार्क के घर वालों को बताकर यहाँ से जा चुके थे और
हर कोई इस केस को यहीं पर भूल चुका था। लेकिन पुलिस वालों के पास अभी भी माँ की एक फोटो थी और वो उसको ढूंढने में लगे हुए थे। खैर यहाँ पर 3 हफ्तों बाद जब पुलिस वालों ने एक चेक पॉइंट वहां लगाया हुआ था एक रोड के ऊपर, और तभी एक मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे हुए 2 स्मगलर्स वहां उस रोड से जा रहे थे, और जैसे ही पुलिस वालों ने उनको रुकवाने की कोशिश करी तो वो दोनों लड़के वहां से अपनी बाइक को भगा कर ले गए। उन्होंने चेक पॉइंट के ऊपर पुलिस के सामने अपनी बाइक रोकी नहीं, जिसे देखकर पुलिस वालों को बहुत ज्यादा शक हुआ। पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी उनके पीछे लगा ली और जल्दी ही उनको आगे से घेर कर वहीं रोक लिया, और पुलिस वाले जैसे ही उतरे उन दोनों को नीचे उतरकर पीटने लग गए और वहीं पर गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इनको देखते ही पुलिस वालों को याद आया कि ये दोनों तो यहाँ के लोकल हैं, शायद हो सकता है जो वो लड़का 3 हफ्ते पहले यहाँ से गुम हुआ था उसकी फोटो अगर हम इनको दिखाएं तो शायद हो सकता है ये उसके बारे में कुछ हमें बता दें। पुलिस वालों ने मार्क की फोटो अपनी जेब से निकाली, उन दोनों के सामने रखी, पीछे से एक थप्पड़ मारा और बोले कि बता क्या तूने इसको देखा है। तो ये दोनों लड़के जो कि अभी अभी स्मगलर पुलिस वालों ने पकड़े थे, दोनों एक दूसरे को देखने लगे और कहने लगे कि हाँ जनाब इसको हमने देखा है। अब जैसे ये चीज सुनी पुलिस वाले और ज्यादा हरकत में आ गए, पीछे से उनको 2-4 फटके और दिए, और ये फटके लगते ही वो पुलिस वालों के आगे बोलने लगे कि हाँ जनाब तकरीबन 3 हफ्तों पहले हमने इसको रात के टाइम पर किडनैप किया था, और इसको किडनैप करके हम वो जो आप ऊपर माउंटेन देख रहे हैं ना, वो पर्वत देख रहे हैं ना जो तकरीबन 400 मीटर ऊंचा है, उसके ऊपर जो शैक बना हुआ है उसी शैक के अंदर हम इसको लेकर गए थे। अब जैसे ये चीज सुनी पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गए, क्योंकि ये शैक बहुत ज़्यादा बदनाम था इस इलाके में। क्यों बदनाम था वो चीज़ आपको ज़रूर समझनी चाहिए, और यकीन मानिए आगे की वीडियो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होने वाली है। तो अगर आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते तो आप प्लीज़ इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिएगा। पुलिस वालों ने उसी टाइम पर उन दोनों को पकड़कर उसी शैक की तरफ लेकर जाने लगे वो, और वहां जाते जाते पुलिस वाले उनसे पूछ रहे थे कि आखिर उनको ऊपर क्या मिलने वाला है। तो पुलिस वालों को बता रहे हैं वो दोनों स्मगलर के जनाब आप ऊपर चलिए तो सही, हमने और हमारी गैंग ने मिलकर रात के टाइम पर मार्क को किडनैप किया था और अब हमने मार्क को ऊपर ही रखा था। जैसे ही पुलिस वाले तकरीबन 100 मीटर के आसपास उस शैक से दूर थे, उस छोटी सी झोपड़ी से दूर थे, तब यहां पर पुलिस वालों को बहुत ज्यादा गंदी सी स्मेल आने लगी कि ये स्मेल किस चीज की है। पुलिस वाले इधर उधर देख रहे हैं कि आखिर ये बदबू आ कहां से रही है। खैर उस बदबू को चीरते हुए ये सभी पुलिस वाले और वो दोनों स्मगलर ऊपर चढ़ते ही जा रहे थे, और जब तकरीबन 50 मीटर उस शैक से दूर थे तो पुलिस वालों को बाहर उस शैक के एक छोटा सा ड्रम रखा हुआ दिखाई दिया, और उस ड्रम के अंदर काफी सारी चीजें ऊपर आ रही थी, मतलब कि वो पूरा का पूरा ड्रम चीजों से भरा हुआ था और उसमें से चीजें बाहर निकल के इधर उधर पड़ी हुई थी। जैसे ये चीज पुलिस वालों ने देखी तो वो थोड़ा और पास जाने के लिए उत्सुक हुए, ये देखने के लिए कि आखिर उसके अंदर पड़ा क्या हुआ है। तो असल में उस रात जिस टाइम पर बिल वो थोड़ा सा हल्का होने के लिए नीचे गया था, उस टाइम पर इन स्मगलर्स ने देख लिया था कि ये लड़का यहाँ पर अकेला हो चुका है, इसका दोस्त साइड में जा चुका है, तो इस लड़के को हम पकड़ सकते हैं। तो जैसे ही इन दोनों में से एक उस टाइम पर एक अपना साइड में लाल कलर का ट्रक लेकर खड़ा हुआ था, और उस ट्रक के अंदर बैठकर ही उसने मार्क को आवाज लगाई हे करके, और जैसे ही मार्क ने देखा कि कोई उसे बोल रहा है, मार्क ने उधर देखा, इस स्मगलर ने उसे अपने पास बुलाया, और जैसे ही मार्क उसके पास ट्रक में आया, पीछे ट्रक के अंदर बैठे हुए 3-4 लड़के मार्क के ऊपर टूट पड़े। लेकिन मार्क क्योंकि हट्टा कट्टा था, एथलेटिक लड़का था, बॉडी बिल्डिंग वो करता था, उसने 3-4 को उठाकर पटक दिया और वहां से भागने लगा। लेकिन भागते भागते सामने से एक और गाड़ी इनके ही मेंबर्स की यानी कि गैंग मेंबर्स की वहां आ चुकी थी। उन्होंने मार्क को पकड़ा और अपनी गाड़ी में पीछे डिग्गी में लेटाया, और डिग्गी में लेटाकर साइड में ही यहाँ सुनसान रास्ते में ला चुके थे। वहां पर उसके दोनों हाथों को पीछे से बांधा गया, साथ ही उसके मुंह को भी पूरी तरह से टेप से लपेट दिया गया, सिर्फ उसकी नाक के नीचे से ही टेप को काटा गया था ताकि वो थोड़ी सी सांस ले सके। पूरी रात यहाँ पर मार्क को इन गैंग मेंबर्स ने डिग्गी के अंदर बंद रखा, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, उसका मुंह पर टेप लगी हुई थी, वो सांस भी बड़ी मुश्किल से ले पा रहा था। खैर पूरी रात उसको गाड़ी में घुमाने के बाद सुबह जैसे ही हुई, उन्होंने गाड़ी को वही सुनसान रास्ते में लगाया जो कि उस पर्वत के नीचे था। वहां गाड़ी रोकी, डिग्गी को खोला, मार्क को बाहर निकाला, और सभी ने पकड़कर उसके हाथ पैर अभी भी बंधे हुए हैं, उसको धक्के मारते हुए ऊपर इस पहाड़ के चढ़ाया गया 400 मीटर, और सीधा ले जाकर अपने बॉस के आगे पेश किया। असल में इन सभी गैंग मेंबर्स का बॉस कॉस्टांजो नाम का एक आदमी था जिसने इन सभी लड़कों को अपने लिए तैयार किया हुआ था, और ये कॉस्टांजो कोई और नहीं बल्कि एक धार्मिक गुरु ही था। धार्मिक गुरु तो क्या कहूं, एक कल्ट लीडर था, और एक बहुत ज्यादा दर्दनाक कल्ट लीडर जिसे मैं कह सकता हूं। ये बहुत ज्यादा परफेक्ट हो चुका था लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट करने में, उनको बहलाने फुसलाने में। ये किसी से भी मिलता उसको अपनी बातों में फंसा लेता और कहता कि हाँ मैं ही सब कुछ हूं, मैं तुमको अमर बना सकता हूं। ऐसा करके इसने काफी सारे वहां लड़कों को जिनको नशे पतों की लत पड़ चुकी थी, उनको नशे पते देने के बहाने अपने पास बुलाता, उनको अपने भाषण सुनाता, और ये सभी के सभी लड़के अब इस कॉस्टांजो के लिए काम करने लगे थे। और ये जो ऊपर शैक बना हुआ था, ये शैक किसी और का नहीं बल्कि कॉस्टांजो ने ही अपना वो ऑडिटोरियम टाइप बना रखा था जिसके अंदर खड़ा होकर वो इन सभी लड़कों को भाषण वगैरह दिया करता था। साथ ही इस कॉस्टांजो ने सभी लड़कों को समझा दिया था कि हमें अपने आप को अमर बनाने के लिए बहुत सारी बलियां देनी पड़ेंगी, और बलियां किसी और की नहीं बल्कि वो इंसानी बलियां ही होंगी।
सोच कर देखिए आप। और उन्हीं बलियों में से एक बलि का शिकार हुआ बेचारा मार्क। और यहाँ पर कोस्टांजो ने इन सभी लड़कों को समझा रखा था, हम जिनकी भी बलि देंगे उनकी बलि कोई नॉर्मल बलि नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको तड़पा तड़पा कर मारना है। वो लोग जितना ज्यादा चिल्लाएंगे और जब उनकी जान निकलेगी उस टाइम पर उनकी जितनी ज्यादा आवाज होगी उतना ही ज्यादा शक्तियां हमको मिलेंगी, हम अमर हो जाएंगे, हम सभी अमर हो जाएंगे। हम जितनी ज्यादा बलियां देते रहेंगे भगवान हमसे उतना ज्यादा खुश रहेगा। और जैसे ही मार्क को यहाँ पर ले जाया गया, मार्क के सामने कोस्टांजो पूजा वगैरह कर रहा था, अपनी वो जो करता है अपने मंत्र वगैरह पढ़ रहा था। और उस मंत्र को पढ़ते पढ़ते ही उसने अपने एक फॉलोवर को यानी कि एक लड़के को इशारा किया जिसके पास उस टाइम पर चाकू मौजूद था। उस लड़के ने मार्क को पीछे से पकड़ा और उसके पीछे से ही गर्दन काटनी शुरू कर दी। सोच कर देखिए उस टाइम पर मार्क को अंदाजा भी नहीं था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। ये लोग यहीं पर नहीं रुके, उसके गले को पूरी तरह से काटने के बाद उसके दिमाग को बाहर निकाला गया। उस दिमाग को बाहर निकालते ही इन सभी ने उस दिमाग को उबाला और उसका जो पानी था वो सारे के सारे पानी पी गए। दिमाग को अलग से जो बचा हुआ जो मांस का लोथड़ा था उस मांस के लोथड़े को साइड में दफना दिया। उसके पूरे के पूरे टॉर्सो को यानी कि धड़ को अलग से काटा गया, उसके पैरों को अलग काटा गया, अलग उबाला गया, उसका अलग पानी पिया गया। और उसका जो धड़ था उस धड़ के अंदर नीचे से कई जगहों पर अंदर से यहाँ तारे ही तारे बांध दी थी इन्होंने। और ये जो धड़ था अब ये तारों के ऊपर लटक चुका था। और इसके बाद इन लोगों ने मिलकर एक अलग से गड्ढा खोदा और उस गड्ढे के अंदर वो धड़ जो था वो अंदर दफना दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी और जो तार जो थी वो तार बाहर ही छोड़ दी। अब आप पूछेंगे कि ये तार वाला क्या सिस्टम है। इन लोगों का प्लान था कि जैसे ही मां की बॉडी डीकंपोज हो जाएगी यानी कि उसका धड़ जब गल सड़ जाएगा तब वो इस तार को ही खींचकर उसकी हड्डियां बाहर निकाल लेंगे और इन हड्डियों से ज्वेलरी बनाकर नीचे बेचेंगे। जो पार्टी करने आते हैं लोग, उन लोगों को हड्डियों वाली ज्वेलरी खरीदना बहुत पसंद है। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि इस तरह से ये तार जो निकले हुए थे मां के शरीर से वो एक जगह पर मौजूद थे। इसके अलावा भी 15 अलग अलग जगहों पर ऐसे ही तार वहां पर पुलिस वालों को निकले हुए मिले। और जब पुलिस वालों ने उनको खींच खींच कर देखा तो वहां पर 15 और धड़ अलग अलग लोगों के वहां से निकले। सोच कर देखिए आप, इन लोगों ने यानी कि कोस्टांजो और उसके फॉलोवर्स ने मिलकर अभी तक कम से कम 16 लोगों की तो जान ले ही ली थी। इसके अलावा पुलिस का मानना है कि टोटल अभी तक 26 लोग इस जगह से गायब हो चुके थे कुछ सालों के अंदर। और हो सकता है 26 के 26 इन लोगों ने ही मारे हों, जबकि 16 तो हम कंफर्म हो चुके हैं इन्होंने ही मारे हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम कभी इस चीज का पता नहीं कर पाएंगे कि आखिर कोस्टांजो ने उस टाइम पर कितने लोगों का मर्डर किया था, क्योंकि उसने अपने सभी के सभी फॉलोवर्स को यानी कि जो उसके गुर्गे थे उन सभी को ये ऑर्डर दिया हुआ था कि जिस दिन तुमको नीचे से पुलिस ऊपर आती हुई दिखाई दे, मैं तो यहाँ शेक के अंदर ही बैठा हूँगा, मेरे साथ तुम भी उस टाइम पर मौजूद होगे, और जैसे ही तुमको यहाँ पुलिस आती हुई दिखाई दे उसी टाइम पर मुझे यानी कि कोस्टांजो खुद को कह रहा है कि मुझे गोली मार देना, मैं पुलिस के हाथों कभी पकड़ा नहीं जाना चाहता। और जैसे ही उन लोगों ने पुलिस को नीचे से आते हुए देखा और उन्होंने देखा कि साथ में उनके 2 गैंग मेंबर्स को भी पुलिस ने पकड़ा हुआ है, वो लोग अब समझ चुके थे कि वो कोस्टांजो को ही पकड़ने के लिए आ रहे हैं। और जैसे ही कोस्टांजो को ये बात पता लगी उसने सभी अपने गुर्गों को कह दिया कि मुझे मार डालो, और सभी ने लिटरली मिलकर उसी टाइम पर कोस्टांजो को गोलियों से भून डाला। खैर पुलिस ने ऊपर पहुंचकर जितने भी लड़के ऊपर मौजूद थे उन सभी को पकड़ा और सभी को यहाँ इन सभी जुर्मों के आरोप में 60-60 सालों की सजा सुनाई गई। उनमें से कुछ लोग तो अभी तक इस दुनिया में नहीं है, बाकी जो है वो अपनी सजा पूरी कर रहे हैं। उनकी सजा अभी पूरी होने में बहुत बहुत लंबा टाइम है। ये थी 2 स्टोरीज जिनके ऊपर विश्वास करना लिटरली बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल था, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि आपके लिए भी जरूर होगा। खैर अगर आपको ऐसी कोई स्टोरीज मुझे बतानी हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे टैग करके अपनी स्टोरीज में भी लगा सकते हैं, ये मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट शैलेश चौधरी को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।